फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तंत्रिका, आवेग और तंत्रिका की प्रतिवर्ती क्रिया संबंधी नोट्स मैंने डाले थे और आप लोगों ने उसे एक बार पढ़ लिया होगा। तो आज हम इसी का फर्स्ट पार्ट जो है सिनेप्स एवं सिनेप्टिक प्रेक्षण का अध्ययन करेंगे। सिनेप्स शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो चार्ल्स शेरिंगटन ने किया था। और सिनेप्स होता क्या है? तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि इकाई हैं तंत्रिका तंत्र की, वो शाखित होते हैं और रेखीय क्रम के अंदर प्राय पाए जाते हैं। दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के बीच में जो एक जॉइंट या संधि स्थल कह सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन ये है पहला वाला, और दूसरा न्यूरॉन जो है फर्स्ट न्यूरॉन ये है और सेकंड न्यूरॉन ये है। और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच की जगह आप देखिए ध्यान से देखेंगे आप तो ये देख पाएंगे कि ये फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है। दोनों न्यूरॉन्स जो हैं ये फिज़िकली कनेक्ट नहीं है, ये बस आपस में एक दूसरे के पास में आए हुए हैं और इसी स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, अर्थात जहाँ एक सिनेप्स शुरू होता है, जिसे कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है, जहाँ एक न्यूरॉन ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है। तो जो पहले वाला न्यूरॉन है वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा और बाद वाला जो न्यूरॉन है वो कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसके अंदर ये जो न्यूरॉन है ये वाला ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन जो है ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहलाता है। अब शरीर में उपस्थित जो सिनेप्स होते हैं वो एक न्यूरॉन के एक्सोन से तथा अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के मध्य उपस्थित होते हैं। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, किंतु हम कह रहे हैं अधिकांशतः। अधिकांश क्या होता है, आप देखिए जैसे ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है इसका ये एक्सोन है। एक्सोन आप जानते हैं कि सोमा से जो सबसे लंबा प्रवर्ध निकलता है और उसे एक्सोन कहा जाता है, जबकि सोमा की बॉडी से ही जो छोटे छोटे कई सारे डेंड्राइट्स जो हैं वो निकलते हैं, जैसे आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं। तो पहले वाले न्यूरॉन का ये एक्सोन है और पिछले वाले न्यूरॉन के या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं जो छोटे छोटे, इन्हीं के अंदर प्राय जो है ये उपस्थित होता है। अब न्यूरॉन का जो एक्सोन सिरा होता है अर्थात प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का, तो वह जो है एक बटन या एक नॉब के रूप में ख़त्म होता है। इस प्रकार से एक्सोन का अंतिम सिरे की जो झिल्ली होती है जिसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अर्थात इस सिरे के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो आपको पता ही है कि पूरे न्यूरॉन जो था पूरा एक न्यूरोलेमा के द्वारा जो है गिरा रहता है, एक्सोलेमा भी बोलते हैं, जो कि एक्सोन के बाहर पाई जा रही है। तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वह प्री सिनेप्टिक झिल्ली या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कही जाती है। इसके विपरीत जो पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट है अर्थात ये वाला, इसके यहाँ जो डेंड्राइट के ऊपर झिल्ली पाई जाएगी वो कहलाएगी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दोनों झिल्लियों के जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जो हमने आपको बताया कि ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं, आप देखिए जैसे इसके अंदर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि दोनों ही सिनेप्स के बीच में अर्थात दोनों ही प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के बीच में आपको एक स्थान दिखाई देगा जो जहाँ पर कि दोनों ही न तो एक डेंड्राइट आया हुआ है, न ही एक्सोन आया हुआ है। ये जो स्थान होता है ये कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक विदर, और ये लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रम होता है और इसके अंदर जो है टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है। अब क्या है कि जो सिनेप्टिक नोड होती है उसका आकार लगभग 0.5 म्यू से लेकर 2 म्यू तक होता है। प्री सिनेप्टिक जो नॉब है ना, उसके अंदर कई सारे वेसिकल्स पाए जाते हैं और इनमें कई सारे अलग अलग प्रकार के, यानी प्री सिनेप्टिक नॉब कौन सी हो गई, ये वाली। इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कई सारे वेसिकल्स के रूप में कई सारे केमिकल्स पाए जा सकते हैं वेसिकल्स के अंदर भरे हुए, और
मुख्य रूप से इसके अंदर एसिटाइल कोलिन नाम का रसायन पाया जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह फंक्शन करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करना मीन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। अर्थात कोई भी जो आवेग है या कोई भी स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस जब इस एक्सोन के अंदर रन कर रहा है, अब अगर यहाँ एक्सोन इस एक्सोन से अगले एक्सोन तक, अगले न्यूरॉन तक नहीं पहुँचेगा तो वो वहीं पर जो है समाप्त हो जाएगा और जो तंत्रिका कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस कारण से आवेग को जो अगर पहुंचाना है एक न्यूरॉन से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और अल्टीमेटली या तो कंट्रोलर ऑर्गन जो कि ब्रेन और आपके स्पाइनल कोड होते हैं, या फिर रिसेप्टर ऑर्गन्स जो कि आपके मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं प्राय। तो इन दोनों के ही अंदर कम्युनिकेट करने के लिए जो है इसका आवेग का जो ट्रांसमिशन है वो आवश्यक होता है, अन्यथा जो है नर्वस सिस्टम का पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसको पहुंचाने के लिए जो कई सारे केमिकल्स काम में आते हैं, और जब केमिकल्स काम में आते हैं तो वो कहलाते हैं कीमो न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इससे तंत्रिका आवेग जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि एसिटाइल कोलिन के जो वेसिकल्स हैं वो तंत्रिका कोशिका के एक्सोन भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। अर्थात इसका जो सोमा है, अब आप ये देखिए सोमा, इस सोमा के अंदर हमने पहले भी कहा था कि सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अर्थात ये जो बॉडी है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे, इसके अंदर गोल्गी बॉडीज़ भी पाई जाएंगी, इसके अंदर न्यूक्लियस तो आपको दिख ही रहा है, तो और अंतर्पद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं सोमा के अंदर या बॉडी ऑफ द न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिन सोमा में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो वो सिंथेसाइज करते हैं, और इसके जो सिंथेसिस के अंदर कोलिन एसिटाइलेज जो एंजाइम है उसका जो मुख्य रोल होता है उसकी सहायता से ये किया जाता है। अब है सिनेप्स के प्रकार, अर्थात सिनेप्स जो हैं वो दो सिनेप्स जो बन रहा है, मतलब एक सिनेप्स जो बन रहा है उसके अंदर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके आधार पर सिनेप्स जो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एक्सोसोमेटिक सिनेप्स। एक्सोसोमेटिक सिनेप्स जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर सोमा और ये मान लो बॉडी ऑफ द न्यूरॉन है, ठीक है, ये सोमा है ना, और इस सोमा से अगर इसके अगला वाला न्यूरॉन, ये न्यूरॉन हो गया, इसका एक्सोन हो गया, रादर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन था, ये न्यूरॉन है पहले वाला, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट कर देते हैं इसको, और ये प्री हो गया, ठीक है। तो इसका जो एक्सोन है ये अगर सोमा ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, अर्थात जो बॉडी है या जिसको हम सोमा कहते हैं, उससे अगर डायरेक्ट जो है ये कनेक्ट करता है तो इसे एक्सोसोमेटिक न्यूरॉन कहा जाता है। अर्थात न्यूरॉन का जो पहले वाले सिनेप्स का जो अंतिम सिरा है, पहले वाले न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के सोमा से कनेक्ट करता है, तो इसे एक्सोसोमेटिक सिनेप्स कहा जाता है। और इस प्रकार का सिनेप्स जो है वो ब्रेन के सेरिब्रल भाग में और के अंदर पाया जाता है, या पर्किंजी सेल्स के अंदर भी इस प्रकार का जो है सिनेप्स पाया जाता है। दूसरा है एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स क्या होगा, इसके अंदर जो ये वाला एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स है जिसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर आप देखिए कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सोन है, ये एक्सोन है, और ये है डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है। अब ये दोनों के अंदर सिनेप्स बन रहा है, तो ये कौन सा कहलाएगा, एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। और तीसरा है
अच्छा, ये एक्सोडेनेटिक सिनेप्स जो है ये भी सेरेबेलम के अंदर ही जो पाए जाते हैं। तीसरा एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एक्सोन अर्थात प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों के न्यूरॉन्स के एक्सोन के मध्य शिरों में अगर पाया जाए तो ये कहलाता है एक्सोएक्सोनिक सिनेप्स। अब आते हैं हम सिनेप्स के क्रियात्मक लक्षणों के ऊपर, अर्थात सिनेप्स जो हैं उनके फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल जो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो एक जो सामान्यतः सिनेप्स होता है वो एक ही दिशा के अंदर यानी यूनिडायरेक्शनल होते हैं, अर्थात अगर किसी न्यूरॉन के अंदर जो है सिनेप्स कंटिन्यू कर रहा है फ्रॉम ब्रेन टू रिसेप्टर ऑर्गन तो वो वहाँ तक जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा और इसे लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहा जाता है, या हिंदी में कहते हैं अप्रवालकता का नियम। यानी जो एक्सोन से अगले डेंड्राइट तक की जाएगा और उसके बाद उस नेक्स्ट वाला जो पोस्ट सिनेप्टिक है अब वो प्री सिनेप्टिक हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो है सपोज उसका सोमा है, उस सोमा से एक्सोन निकला, एक्सोन से अगले वाले न्यूरॉन यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाएगा और उसके डेंड्राइट को ये स्टिमुलस देगा। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन था वह प्री सिनेप्टिक हो जाएगा और अपने अगले वाले को ये जो है स्टिमुलस को प्रोवाइड करेगा। कुछ केसेस के अंदर ये जो है बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, पर अधिकांशतः जो है क्या होता है सिनेप्स जो है वो यूनिडायरेक्शनल आगे की ओर बढ़ता है। दूसरा है जो स्टिमुलस है उनमें का या तो समेशन हो सकता है, अर्थात सिनेप्स के अंदर वो कुछ हद तक बढ़ सकते हैं, या फिर जो है इनहिबिशन उनका हो सकता है। और तीसरा है सिनेप्स जो है उनका कन्वर्जेंस करता है। चौथा ये तंत्रिका आवेगों को पथ को एक तंत्रिका तंतु की अपेक्षा अधिक कम कर देते हैं, अर्थात पूरा तंतु जो है अगर तो उसमें जो सिनेप्स जाएगा, सपोज 2 मीटर का तंत्रिका तंतु है उसमें जो स्टिमुलस जाएगा और अगर मान लो उसी 2 मीटर में 5 न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं तो जिसमें बार बार सिनेप्स हो रहा है उसमें कंपैरेटिवली जो है स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। अगर एक ही तंतु जो है वो अगर लंबा है तो उसमें स्टिमुलस ज़्यादा जल्दी जो है रन कर पाएगा और इसीलिए इसे सिनेप्टिक डिले भी कहा जाता है, अर्थात सिनेप्स के अंदर से जो आवेग संचित होता है या जो आवेग ट्रांसमिट होता है उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है और इसे सिनेप्टिक डिले कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह होती है सिनेप्स जहाँ पर कि स्टिमुलस को एक बार प्राप्त किया जाता है और उसे वापस जो है प्रसारित किया जाता है और यह पुनः प्रसारण जो किया जाता है वो उसके बीच में कुछ समय तक ये जो है रुक जाता है और इसे सीट ऑफ फटीग भी कहा जाता है, अर्थात यहाँ पे जो कुछ समय के लिए एक शांति स्थल आता है और अब इस समय क्या होगा, जो सिनेप्टिक शांति की जो स्थिति है वो तीव्र गति से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात जो है कुछ समय तक सिनेप्स के अंदर रुकती हैं। और अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि लगातार अगर ये सिनेप्स चल रहा है तो जैसा कि हमने कहा कि जो केमिकल सिनेप्स है जिसमें हमने बताया था कि मुख्य रूप से एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या होता है, वो मुख्य रूप से कीमो ट्रांसमीटर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वेसिकल्स जो हैं जिसमें कि कीमो रिसेप्टर्स भरे हुए कीमो ट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, अगर वो कुछ समय के लिए कम हो जाए या उनकी मात्रा कम हो जाए तो ऐसे केस के अंदर जो है कुछ समय के लिए फटीग जो है वो आ जाता है और प्राय जब बहुत तीव्र क्रियाएं होती है उस समय ये फटीग होने की संभावना रहती है। अब सिनेप्स पर विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो उनकी क्रियाशीलता जो है वो भिन्न भिन्न होती है, अर्थात कोई केमिकल जो है वो तेज़ी से कार्य करेगा जबकि दूसरा केमिकल जो है वो कम तेज़ी से कार्य
कर सकता है। अब है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो सिनेप्स है उससे स्टिमुलस जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है या आगे जा रहा है। तो इसके अंदर कई प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से इसकी जो है क्रियाविधि रासायनिक हो सकती है या इलेक्ट्रिकल हो सकती है। तो पहला है केमिकल ट्रांसमिशन। केमिकल ट्रांसमिशन का अध्ययन जो सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने इसमें पढ़ा भी होगा, मैंने जो आपको मटेरियल डाला उसमें, कि सर्वप्रथम जो हेनरी डार्लिन ने इसकी खोज की थी और इन्होंने ही बताया था कि प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोन भाग के अंतिम सिरे में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, इसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो छोटे छोटे वेसिकल्स को जो केमिकल द्वारा भरे रहते हैं उनका उत्पादन करते हैं। और ये पदार्थ जो है वो तंत्रिका आवेग को प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब क्या होता है कि रासायनिक संचरण की क्रिया में क्या होता है, जैसे ही जो आवेग या स्टिमुलस सिनेप्टिक क्लेफ्ट पर पहुंचते हैं, वैसे ही जो है कई सारे कैल्शियम के आयन जो होते हैं वो बाहर जो टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है। आप देखिए कि कोशिका है, इस कोशिका के बाहर की तरफ जो कई सारे न्यूरॉन्स होंगे, आप समझ सकते हैं आसपास में, ऐसा तो है नहीं सिंगल न्यूरॉन होगा। तो ये पूरा का पूरा नर्वस टिश्यू है। अब इस कोशिका के बाहर यहाँ पर जो है वो नर्वस फ्लूइड जो है वो भरा रहेगा। उत्तकीय द्रव जो है वो टिश्यू फ्लूइड जो है वो भरा रहेगा, अर्थात उत्तकीय द्रव जो है वो भरा रहेगा। तो ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये कैल्शियम आयंस न्यूरॉन के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है उस टिश्यू फ्लूइड से सिनेप्टिक गुंडी के अंदर प्रवेश करते हैं। अब कैल्शियम आयन जो है एक ट्रिगर की तरह कार्य करते हैं, अर्थात ये किसी भी ट्रिगर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को प्रारंभ करने वाला पदार्थ जो होता है, या पदार्थ या संरचना जो कुछ भी कह लीजिए, उसे हम ट्रिगर कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो स्थान है यहाँ पर कई सारे जो वेसिकल्स हैं वो वेसिकल्स फट जाएंगे, ठीक है ना। अब जो ही ट्रिगर करेगा तो हमने कहा कि वो वेसिकल जिनके अंदर की एसिटाइलकोलिन या और कोई भी ट्रिगर केमिकल भरा हुआ है वो भर जाएगा। और अब क्या होगा कि ये पदार्थ जो हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है उस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर फ्री हो जाएंगे। ये आप इसमें आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट देख पा रहे हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। यहाँ पे ये जो रचना जहाँ पर न तो डेंड्राइट पाया जा रहा है ना ही एक्सोन का हिस्सा पाया जा रहा है, इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो अब क्या होगा कि वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल्स हैं ये केमिकल्स इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर भर जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो पाया जाने वाला टिश्यू द्रव है, टिश्यू फ्लूइड है, उसके अंदर ये केमिकल्स जो हैं अब आ गए हैं। और ये पदार्थ जो हैं इन्हें चूँकि ये द्रव में स्वतंत्र हो गए हैं और अब ये ट्रांसमीटर की तरह कार्य करते हैं, तो इन्हें न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है, अर्थात ये हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। और अब इन पदार्थों की स्वतंत्र कैल्शियम जो है वो पुनः कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी और जितने केमिकल कैल्शियम आयंस जो हैं वो प्रवेश करेंगे किसके अंदर, एक्सोनिक नॉब के अंदर, उसी के समानुपाती, अर्थात जितने कैल्शियम ज़्यादा प्रवेश करेगा उसी अनुपात के अंदर जो है ये आपके न्यूरो हार्मोन्स जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर छोड़े जाएंगे। अब सिनेप्सिस जो होता है इसका संचरण बहुत ही कम टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अर्थात बहुत कम समय जो है इसके अंदर लगता है और ये लगभग 0.5 मिलीमीटर जो है वो समय होता है। और इस क्रिया के बाद में पुनः वापस जो है सिनेप्सिस की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, अर्थात ट्रांसमिशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब तक कई सारे केमिकल्स जो हैं वो न्यूरो हार्मोन्स की तरह रूप में कार्य करने के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। इनमें मुख्य जो है वो एसिटाइलकोलिन
है। और एसिटाइलकोलिन जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के साथ में मिलकर कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो अनेक प्रीसिनेप्टिक तंतु होते हैं वह स्वचालित तंत्रिका तंत्र के भी सभी जो प्रीसिनेप्टिक मोटर फाइबर्स होते हैं तथा ग्लैंड्स के अंदर या गर्भाशय में उपस्थित जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनेटेड मोटर फाइबर्स होते हैं, इनके सभी अंतिम सिरों में जो है एसिटाइलकोलिन जो है वो पाया जाता है। एसिटाइलकोलिन जो है शीघ्र एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम द्वारा अपघटित कर दिया जाता है तथा यह एंजाइम काफ़ी अधिक सांद्रता में सिनेप्टिक द्रव के अंदर पाया जाता है। जब एसिटाइलकोलिन जल अपघटित नहीं होता है तब तक अगला सिनेप्टिक प्रेषण प्रारंभ नहीं हो सकता है। इसको अर्थात जो एसिटाइलकोलिन जब तक अपघटित नहीं हो जाएगा तब तक नेक्स्ट ट्रांसमिशन शुरू नहीं होगा और इसे जो है सिनेप्टिक शांति या सिनेप्टिक फटीग कहा जाता है। बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। थैंक यू।